नमस्ते बच्चों। हम बात कर चुके थे हमारे पिछले लेक्चर में प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं इस बारे में। प्रबंध के उद्देश्य जानने के बाद यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि ऐसे तो दिन प्रतिदिन प्रबंध का बहुत महत्व बढ़ा है, प्रबंध के उद्देश्य को लोग जानने समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि प्रबंध को लेके कई सारी गलतफहमियाँ लोगों में अभी भी है। गलतफहमियाँ कहें या हम उन्हें भ्रांतियाँ कहें, एक ही बात है। और इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं जिन्हें कि दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप प्रबंध करना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है और जो कि प्रबंध को सीखने में बाधक साबित हो रही हैं, प्रबंध के रास्ते की बाधा है। तो सबसे पहली जो गलत धारणा है कि प्रबंध एक जिसे हमें सही समझना है, प्रबंध एक साधन मात्र है, साथी नहीं। प्रबंध हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। जैसे कि अगर आप थर्ड ईयर पास करना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर में जितने परसेंट लाना चाहते हैं, आप जो स्तर निर्धारित करते हैं कि एटलीस्ट मेरे 80% तो बनने ही चाहिए, ये आपका लक्ष्य है। तो क्या आपने इसके लिए पढ़ाई कर ली और उसके लिए योजना बना ली, सब कुछ कर लिया, यहाँ कार्य समाप्त हो गया? ऐसा नहीं है। कार्य को सही ढंग से संपादित करना भी अनिवार्य होता है, ये समझना ज़रूरी है। हर लक्ष्य अलग है, हर लक्ष्य के लिए प्रबंध अलग है। तो ऐसा नहीं कि हमने प्रबंध कर लिया अर्थात कार्य समाप्त हो गया या लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध सिर्फ एक साधन है जो हमें हमारे कई सारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। प्रबंध एक साधन है, साध्य बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि प्रबंध हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, प्रबंध सिर्फ एक साधन है। इस भ्रांति को दूर करना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि प्रबंध, अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रबंध साध्य है, प्रबंध को साध्य मान लेने से प्रबंध में स्थिरता आ जाती है, और जब स्थिरता आ जाती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आगे प्राप्त नहीं कर पाता है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। जिस तरह से कि हमारे लक्ष्य असीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती है, उसी प्रकार से जितने लक्ष्य और आवश्यकताओं को प्राप्त करना होता है उसके लिए हमें उतनी बार प्रबंध करना होता है। तो प्रबंध सिर्फ एक साधन है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति का। ये सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं है। इसके बाद जो अन्य एक और भ्रांति है कि प्रबंध का संबंध कार्य संपादन से है, कि कार्य संपादन हो गया अर्थात प्रबंध हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से नहीं है। प्रबंध का संबंध होता है कार्य को उसके व्यवस्थित रूप से करना, उसके सारे नियमों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य को करना। जब कार्य को व्यवस्थित रूप से किया जाता है तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से, सही तरीके से और सही समय पर हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रबंध खाली हमने कार्य कर लिया, नहीं, कार्य को व्यवस्थित रूप देना। अब कार्य को व्यवस्थित रूप कैसे दिया जाता है? कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। सही निर्णय के साथ साथ उसे योजना बनानी होती है। योजना बनाना आसान काम है नहीं। कौन सा कार्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा इत्यादि सारे प्रश्नों का जवाब हमें योजना के दौरान देना होता है और खोजना होता है। ज़्यादा सही रहेगा ये कहना कि इन सारे प्रश्नों का जवाब हम योजना के दौरान सोचते हैं। और योजना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि इमेजिनेशन में हम अपने कार्य को संपादित कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं? इमेजिनेशन में। मानसिक प्रक्रिया है। कार्य की समाप्ति तक, कार्य के प्रारंभ से लेकर के कार्य की समाप्ति तक साधनों के उपयोग को, हर चीज़ को हमने कहाँ सोच लिया? इमेजिनेशन में सोच लिया। हमने क्या किया? योजना बना ली। तो क्या योजना बनाने से कार्य संपन्न हो गया? आज अगर आप सोच लेंगे कि मेरे 80% आ जाए और मेहनत नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें, 80% आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए, यानी कि हम ये कहें केवल कार्य संपादन नहीं, कार्य को व्यवस्थित रूप देने के लिए पहला चरण है कि योजना सही बनाई जाए। तो योजना बनाई जाती है। योजना बनाने के बाद कार्य को संपादित किया जाता है, यानी कि कार्य को जो योजना बनाई थी उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। यानी कि जो अब तक यहाँ था उसको यथार्थ में किया जाता है, साधनों का उपयोग किया जाता है। ये कब हो सकता है?
जबकि व्यक्ति साधनों के बारे में जाने, समझे और उन्हें पहचाने। ये कार्य बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण साधनों की जानकारी होना, उपलब्ध साधनों के सारे ही उपयोग हमें पता हो, ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कार्य संपादित करना, जो सोचा है उसको कार्य रूप में परिणत करना, और सिर्फ कार्य रूप में परिणत करना ही योजना आपने बना ली। सेकंड पार्ट होता है नियंत्रण करना। नियंत्रण का पहला चरण होता है कार्य रूप में परिणत करना। अब आपने कार्य रूप में परिणत किया, लेकिन क्या सिर्फ कार्य को कर लेना बिना सोचे समझे पर्याप्त है? नहीं है। उसका ज़रूरी होता है एग्जामिन करना, चेकिंग करना, समय समय पर जांच करना कि जैसी योजना बनाई थी और जैसा लक्ष्य निर्धारित किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे कार्य चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं, साधन पूरे हैं या नहीं, साधनों का उपयोग पूरी तरह से हो रहा है या नहीं, कितने उपलब्ध हैं, कितने और क्रय करने हैं। जबकि हमारा प्रबंध कहता है उपलब्ध साधन। अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो आप विचार में उन साधनों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा साधन हमें कब और कैसे काम में लेना है। तो जांच करनी अनिवार्य है। जब जांच करनी अनिवार्य है और जांच के दौरान अगर कोई सी भी गलती पाई जाती है तो क्या आवश्यक हो जाता है? आवश्यक हो जाता है कि समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए, कोई चीज़ कम लग रही है उसको और ऐड किया जाए। यहाँ पर क्योंकि हम गृह प्रबंध की बात कर रहे हैं, गृह प्रबंध की भ्रांतियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब आप सब्जी बनाते हैं ना बच्चों, तो सब्जी बनाते हुए जब आप उसे हिलाते हैं तो गैस बंद करने से पहले आप ये ज़रूर टेस्ट करते हैं, ये सोचते हैं कि सब्जी पकी या नहीं पकी। ये जांच का एक हिस्सा है। उसी तरह से कई बार आप बीच में टेस्ट भी करते हैं कि सारे मसाले और सब कुछ सही है या नहीं, तो ये भी आपकी जांच का एक हिस्सा होता है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा नमक कम है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये आपने क्या किया? समायोजन किया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने सब्जी को टेस्ट किया पकी या नहीं पकी, अगर आपको लगता है नहीं पकी है, आप उसे कुछ देर और ढक देते हैं और पकने देते हैं। यानी कि ये आपने क्या किया? समायोजन किया। तो जांच करनी कितनी अनिवार्य है? तो इसका मतलब सिर्फ कार्य को कर लेना और कैसे भी कर लेना प्रबंध है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें नियंत्रण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि सही ढंग से होकर के गुजरना अनिवार्य हो जाता है। और फिर अभी यहाँ प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद होता है मूल्यांकन। प्रबंध कब पूरा होता है? मूल्यांकन जब तक नहीं होता तब तक लक्ष्यों की प्राप्ति, हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, हम पास हो गए। क्या सिर्फ पास होना आपका लक्ष्य था? क्या आपने अपना लक्ष्य या अपना स्तर सिर्फ पास होना निर्धारित किया था? आप पास तो हो गए, थर्ड ईयर पास हो गए, आपकी लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया, तो क्या यहाँ कार्य आप मान लें कि आपका प्रबंध अच्छा था? नहीं मान सकते। आप नहीं मान सकते जब तक कि आप मूल्यांकन नहीं करेंगे। आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या हमारा पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, क्या स्तर निर्धारित था, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे प्राप्त किया है या नहीं किया है। यानी कि बहुत सारी प्रक्रिया, नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, जब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं, हो गया तो क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी थी जो कि हमें आगे भी अपनानी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को सोचा जाता है, समझा जाता है, तब कहीं जा कर के हम कह सकते हैं कि किसी एक लक्ष्य के लिए, क्योंकि व्यक्ति एट ए टाइम कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की सोचता है और करता भी है। घर में उसके लक्ष्य अलग होते हैं, कार्य क्षेत्र में उसके लक्ष्य अलग होते हैं, बच्चों के साथ लक्ष्य अलग होते हैं, अपने कलीग के साथ उसके लक्ष्य अलग होते हैं, अपनी संस्था के साथ उसके लक्ष्य अलग होते हैं। पूरे परिवार को जब समग्र रूप से देखा जाता है तब उसके लक्ष्य अलग होते हैं। तो अलग अलग लक्ष्यों को व्यक्ति एक दिन में प्राप्त करने की सोचता है और उनकी तैयारी भी करता है। तो क्या सोच लेना या थोड़ा बहुत कार्य कर लेना, क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो गई या प्रबंध पूरा हो गया? नहीं। सिर्फ कार्य का संपादन ही प्रबंध नहीं है, क्योंकि ये कई सारे चरणों से होकर के गुजरता है और उन सभी का सही ढंग से व्यवस्थित रूप से पूरा होना ज़रूरी होता है। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि परिणामों का मूल्यांकन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम मूल्यांकन की बात कर रहे थे कि लक्ष्य प्राप्ति हो गई, लेकिन परिणामों का मूल्यांकन, हम पास हो गए, क्लियर, हमारा एक साल हम आगे बढ़ गए। क्या सिर्फ आपका एक साल आगे बढ़ना ही लक्ष्य था, या 80% के साथ, या 90% के साथ, या 90+ के साथ आपका आगे बढ़ना आपका लक्ष्य था, या यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल आपका लक्ष्य था? तो प्राप्त हुए लक्ष्यों की निर्धारित लक्ष्यों के साथ कंपैरिजन करना आवश्यक हो जाता है।
बहुत ज़रूरी है, प्रबंध का एक पार्ट है, क्योंकि यही चीज़ फीडबैक में जाता है। इसके बारे में हम बाद में और समझेंगे कि फीडबैक क्या चीज़ होती है। अगर हम प्रबंध के प्रशासनात्मक पहलू की बात करें, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो प्रबंध करता है कोई और, कार्य रूप में परिणत करता है कोई और। होता है, ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम संस्था की बात करें या घर की भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम संस्था की बात करते हैं तो जैसे संस्था प्रधान है, तो क्या संस्था प्रधान ही जो सोचता है सारे कार्य स्वयं संपादित करे? ऐसा नहीं होता है। कार्य सभी व्यक्तियों में बांटे जाते हैं और सभी व्यक्तियों को मिलजुल कर उन कार्यों को करना होता है, यानी कि कार्य संपादन भी सामूहिक प्रयास से ही संभव। तो कार्य संपादन या हम कहें कि प्रबंध सामूहिक प्रयास से ही संभव होता है, और ये आवश्यक हो जाता है क्योंकि योजना बनाने वाला कोई और है। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि प्रबंध संस्था प्रधान करे और वही सारे कार्य करें, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध से यहाँ मेरा तात्पर्य योजना बनाने से था। जैसे कि योजना कोई और बनाए, परिवार का मुखिया योजना बनाए और कार्य कोई और करे, ऐसा ही होता है। हमेशा यही होता है कि योजना बनाने वाले कोई और होते हैं, कार्य को संपादित करने वाले कोई और होते हैं, और कई बार कई लोग मिलकर के, बहुत बड़ा ग्रुप मिलकर के भी कार्य को संपादित करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रबंध की सफलता के पीछे सामूहिक प्रयास होता है। सभी अगर मिलकर के कार्य करते हैं अपने पास उपलब्ध साधनों की, यानी कि मानवीय साधनों की, क्योंकि अमानवीय साधन तो जुटाए जा सकते हैं और इधर उधर से भी उपलब्ध हो जाते हैं और आपको दिए जाते हैं या घर में उपलब्ध होते हैं, लेकिन मानवीय साधन अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने अंदर की सारी योग्यताओं का अगर व्यक्ति प्रॉपर उपयोग करता है और एक एक व्यक्ति इस तरह से सही करता है, तो सामूहिक प्रयास से सफलता निश्चित होती है। इसी तरह से एक भ्रांति और है जो प्रबंध को लेकर है कि अच्छे प्रबंधक जन्म से ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अच्छे प्रबंधक जन्म से ही नहीं वरन प्रशिक्षण से भी बनते हैं। कई प्रबंध शास्त्रियों का ये मानना था कि अच्छे प्रबंधक जो होते हैं उनमें कुशलता, चातुर्यता, कार्य को समझने का तरीका और कुछ चीज़ें जन्मजात होती है जिसको लेकर के वो पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ हम एक बात सोचते हैं कि क्या सारी चीज़ें हम सीख करके आते हैं? नहीं। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसे क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, कई सारी कलाएं सीखी जा सकती। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध भी एक कला है। व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है और साइंस के कई क्षेत्रों में अपना अलग अलग कई प्रकार के कार्य करता है और नाम रोशन करता है। तो प्रबंध एक विज्ञान भी है, प्रबंध एक विज्ञान भी है, प्रबंध एक कला भी है। जब बाकी सारी कलाएं और बाकी सारे विज्ञान सीखे जा सकते हैं तो प्रबंध क्यों नहीं? इसलिए प्रबंध ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रबंधक जन्म से ही होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर इनहेरेंट होती है, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छे प्रबंधक जन्म से ही होते हैं। नहीं, अच्छे प्रबंधक जन्म से ही नहीं वरन प्रशिक्षण से भी बनाए जा सकते हैं। व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सिखाया जाना चाहिए। दोनों ही बातें अगर साथ में होती है तो व्यक्ति अच्छा प्रबंधक बन सकता है। जब बाकी सारी कलाएं, बाकी सारे विज्ञान के नियम, सिद्धांत सभी कुछ सीखे जा सकते हैं तो प्रबंध क्यों नहीं? और प्रबंध सीखा जा सकता है। ये आप लोग आजकल उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हर कंपनी में, हर जगह उनके अपने मैनेजर होते हैं, उनके अपने प्रबंधक होते हैं जो कि कार्यों को संचालित करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य करवाते हैं, कार्य करवाने का तरीका जानते हैं। यानी कि एक अच्छे प्रबंधक होने के सारे चातुर्य एवं गुण वो अपने अंदर रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे प्रबंधक जन्म से हों ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रबंधक प्रशिक्षण से बनाए जा सकते हैं और अच्छा कुशल प्रबंधक प्रशिक्षण से बन सकता है। एक और भ्रांति जो कि ये रहती है, जनरली आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है कि प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित है। परिवार के सारे कार्य किसे करने हैं? जो परिवार का मुखिया है। योजना किसे बनानी है? जो परिवार का मुखिया है। किसको कार्य रूप में परिणत करनी है? जो परिवार का मुखिया है। अगर सारे ही कार्य एक व्यक्ति द्वारा ही संपादित किए जाने हैं, अर्थात योजना बनाना, कार्य संपादन करना, त्रुटियों को सुधारना और एक एक व्यक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर स्वयं ही वो मुखिया कार्य करी जाए, तो क्या सफलता संभव है? कदापि नहीं।
क्योंकि प्रबंध एक ऐसा कार्य है और परिवार का प्रबंध एक ऐसा कार्य है जिसमें सभी सदस्यों का मिलजुल कर कार्य करना आवश्यक होता है। क्योंकि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो जो मुखिया कार्य कर रहे हैं वो केवल स्वयं के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रबंध का कार्य भी उन तक सीमित नहीं है। वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं? वो पूरे परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। परिवार के एक एक सदस्य के लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसके सफल जीवन के लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसके जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से वो सारे ही कार्य, और क्योंकि परिवार का हिस्सा तो हम भी हैं, आप भी हैं, सभी व्यक्ति जब परिवार का हिस्सा हैं तो सभी व्यक्तियों के मिले जुले प्रभाव से, मिले जुले प्रयास से ही अच्छे कार्य और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति और सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो ये सोचना कि ये परिवार के मुखिया हैं, ये जाने, ये इनका काम करें, ऐसा नहीं होता है। हमें उनको अपने द्वारा जितना सहयोग बन सकता है उतना सहयोग करना चाहिए और मिलजुल करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहिए। तो इस बात पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि प्रबंध केवल मुखिया तक सीमित है, नहीं। ये एक परिवार का मिला जुला प्रयास है जिससे कि सफलता को अर्जित किया जा सकता है। एक अन्य और अंतिम भ्रांति है कि लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया अर्थात प्रबंध हो गया। अभी हमने इसी व्याख्यान में समझा है कि केवल लक्ष्य प्राप्ति प्रबंध नहीं है। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आपने सोचा है कि आपको 80% थर्ड ईयर में या पूरे ग्रेजुएशन में या फर्स्ट ईयर जो भी क्लास आप सोचते हैं उसमें आपको 80 to 90% के बीच में लाना है या 90 to 100% के बीच में लाना है, तो और एक लक्ष्य ये भी होता है कि हमें फर्स्ट ईयर पास करनी है। तो क्या आपने फर्स्ट ईयर पास करने के साथ या लक्ष्य प्राप्ति के साथ, सपोज आपने 80% प्राप्त कर भी लिए या नहीं भी कर पाए, तो क्या पास होने के साथ और प्रतिशत ले आने के साथ, लक्ष्य पूरा होने के साथ प्रबंध पूरा हो गया? नहीं। प्रबंध की प्रक्रिया तब पूरी होती है जबकि नियोजन के बाद कार्य रूप में परिणत करना, जांच करना, समायोजन करना और अंत में सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका वो है मूल्यांकन करना। लक्ष्य की प्राप्ति किस हद तक हुई है, हम लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाए हैं, क्या इससे अधिक संतुष्टि तक प्राप्त किया जा सकता था, कहाँ क्या कमियां रह गई और जो हम कर पाए वो किन अच्छी बातों की वजह से कर पाए, कौन से पॉजिटिव पॉइंट थे जिसकी वजह से कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर पाए। इन सबको सोचना अनिवार्य हो जाता है। क्यों अनिवार्य हो जाता है? इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी, प्रबंध समाप्त होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि लक्ष्य समाप्त नहीं होते। लक्ष्य अगर अनवरत चलते हैं, आवश्यकताएं अनवरत रहती है, तो प्रबंध का कार्य समाप्त कैसे हो सकता है? एक पर्टिकुलर लक्ष्य को लेकर के एक प्रबंध का कार्य सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति पर समाप्त नहीं होता है, उसका मूल्यांकन करने के बाद, उससे फीडबैक प्राप्त करने के बाद ही समाप्त होता है। इसलिए और एक साथ हमारे सामने कई सारे लक्ष्य होते हैं, हम ये कह दें कि लक्ष्य प्राप्ति हो गई, प्रबंध हो गया, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन अनिवार्य है और व्यक्ति एक साथ, हमने ये भी अभी बात की थी, कुछ देर पहले ही समझा था कि एक साथ व्यक्ति कई सारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर रहे हैं तो आप घर में माता पिता की मदद करने की भी सोचते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की प्रबंध मुखिया तक सीमित नहीं है। आप हो सकता है आपका लक्ष्य हो घर के कार्यों में अपना पूर्ण योगदान देना, अर्निंग भी आपका लक्ष्य हो सकता है, आप घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हो सकते हैं, और भी कई सारे लक्ष्य एक व्यक्ति के हो सकते हैं। किस तरह से समय को और किस तरह से स्वयं की और अपने परिवार के सदस्यों की ऊर्जा को मैनेज किया जाए, किस तरह से अपनी मदर की थकान को कम किया जाए, ये भी एक लक्ष्य है। तो लक्ष्य कभी समाप्त नहीं होते, अनवरत होते हैं और एक समय में व्यक्ति के पास कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए कि वो अग्रसर होता है। तो हमें बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया मतलब कि प्रबंध हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक साथ कई लक्ष्यों की पूर्ति करना और एक उद्देश्य लक्ष्य की पूर्ति के साथ ही इसका कार्य समाप्त हो जाए, नहीं होता है। जैसे कि हम ये नहीं मान सकते हैं कि एक कार्य को हम कर रहे हैं, जैसे कि व्यक्ति मकान बना रहा है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है, जैसे परिवार का मुखिया है, वो मकान बना रहा है, ठीक है, तो क्या वो सिर्फ मकान बनाएगा? नहीं,
मकान बनाने के साथ साथ अपने सदस्यों की और आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा, अपने स्वयं के जो लक्ष्य हैं, क्योंकि मकान बनाना एक पारिवारिक लक्ष्य है जिनकी पूर्ति वो कर रहा है, जिसकी ओर वो अग्रसर है। लेकिन इसी के साथ वो अपने कार्य क्षेत्र में भी कई लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, अपने घर में भी कई लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, अपने और कई साथियों के साथ उनके लक्ष्य हो सकते हैं। तो लक्ष्य कई सारे होते हैं और कई सारे लक्ष्यों को व्यक्ति एट ए टाइम पूरा करता है। तो पहली बात तो प्रबंध कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य समाप्त नहीं होते। और दूसरी बात, हम ये मान लें कि एक कार्य पूरा हो गया, लक्ष्य प्राप्ति हो गई तो प्रबंध हो गया, नहीं, मूल्यांकन करना अनिवार्य है। जब तक हमें फीडबैक प्राप्त नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार्य कैसा रहा। कार्य के परिणाम की ओर जब हम नहीं झांकेंगे, हम नहीं सोचेंगे, तो हम अपने आगे आने वाले कार्यों को कैसे सुधार पाएंगे। तो हमने आज बात की जो भ्रांतियां हैं इसको लेकर के, जो कि नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें जो हमारी समझ में आ जानी चाहिए, इन भ्रांतियों को दिमाग से हटा देना चाहिए और किस तरह से हमें इन बातों को सोचना चाहिए। जैसे कि प्रबंध एक साधन मात्र है, साध्य नहीं। दूसरा, प्रबंध का संबंध केवल कार्य संपादन से नहीं है। प्रबंध परिवार के मुखिया तक ही सीमित नहीं है। केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध नहीं है। और अच्छे प्रबंधक जन्म से नहीं वरन प्रशिक्षण से भी बनते हैं। धन्यवाद।